मैं हूँ रविंद्र और एक बार आपको फिर बहुत बहुत स्वागत है हिस्ट्री 61.1 में। आज हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत का इतिहास और प्राचीन भारत के इतिहास में हम पढ़ेंगे मूर्तियाँ, चित्रकला, विदेशी विवरण। तो हम मूर्तियों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो हमारी चर्चा शुरू होती है। प्राचीन काल के मूर्तियों के निर्माण कुषाण काल से आरंभ होता है। इसमें सीधी सीधी आप बात समझ लीजिए कि जो हमारी मूर्ति बनाने का जो कला प्रारंभ हुआ है कुषाण काल से आरंभ होता है। कुषाण काल में कुषाणों ने काफी प्रोत्साहन दिया मूर्ति बनाने वाले को, कलाकारों को। नेक्स्ट पॉइंट है कुषाणों गुप्त शासकों एवं उत्तरी गुप्त काल में निर्मित मूर्तियों के विकास में जनसामान्य की धार्मिक भावनाओं का विशेष योगदान रहा है तथा उनके विशेष योगदान के कारण ही मूर्तियों का निर्माण इस तरह से हो पाया है। नेक्स्ट पॉइंट है कुषाण कालीन मूर्तियों और गुप्त कालीन मूर्तियों में मूलतः अंतर यह है कि दोनों की बनावट अलग अलग है, दोनों का रूपरेखा अलग अलग है, दोनों में बहुत सारी असमानताएं हैं। नेक्स्ट, कुषाण कालीन मूर्तियां विदेशी प्रभाव से ओतप्रोत है, वहीं पर गुप्त कालीन मूर्तियां स्वाभाविकता के भाव से ओतप्रोत है, एक नेचुरली की तरह लगता है। भारहु, बोधगया, सांची, अमरावती से मिली मूर्तियां मूर्ति कला में जनसामान्य के जीवन की अति सजीव स्वरूप प्रस्तुत करती ये मूर्तियां लगती है कि अब बोल दें। इस तरह की मूर्तियां कुषाण काल में बनने लगी थी, उसका विकास होते गया और धीरे धीरे आज तक यह पहुंच गया। अब दूसरी बात हम चित्रकला के बारे में करते हैं। चित्रकला से बीते समय के जीवन के विषय में जानकारी मिलती है। चित्रकला एक ऐसा कला है जिसमें कलाकार रंगों द्वारा अपने पात्रों को जीवित कर देता है। अजंता की बात करते हैं। अजंता के चित्रों में मानवीय भावनाओं की सुंदर अभिव्यक्ति मिलती है। चित्रों में माता और शिशु या मरणशील राजकुमारी जैसे चित्रों से गुप्त काल की कलात्मक पराकाष्ठा का पुनः स्मरण प्राप्त होता है। यह कला इतनी सजीव, इतनी अच्छी है कि आप विश्वास नहीं करेंगे कि ये इतने सालों पहले गुप्त काल में ये चित्र कला बनाई गई है और इतना सुंदर है। बहुत बार ये प्रश्न में पूछा जाता है, मरणशील राजकुमारी का जो चित्र है वो किस काल का है? मरणशील राजकुमारी का जो चित्र है वो किस काल का है? तो आपको सीधे से बता देना है कि मरणशील राजकुमारी का चित्र जो है गुप्त काल का है। और इतने छोटे से प्रश्नों का उत्तर में लोग अटक जाते हैं। तो चलिए हम विदेशी विवरणों के बारे में बात करते हैं। विदेशी विवरणों में हम जैसे इतिहास के स्रोत का चैप्टर है ये, तो विदेशी विवरणों में हम यूनानी लेखक के बारे में बात करते हैं। यूनानी लेखक हेरोडोटस का नाम आप जानते ही होंगे। हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। इन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना की है। हिस्टोरिका के बारे में ऐसा भी माना जाता है कि ये प्रथम पुस्तक है इतिहास का। और सबसे बड़ी बात है कि हिस्ट्री शब्द का प्रथम प्रयोगकर्ता हिस्टोरिका जो है वो हेरोडोटस द्वारा किया गया। ये एक महत्वपूर्ण बात है। इतिहास जानने वाले और इतिहास पढ़ने वाले विद्यार्थी के लिए हेरोडोटस एक ऐसा नाम है जैसे कि वो उसके बिना इतिहास अधूरा है, ऐसा माना जाता है। दूसरा जो है, हेरोडोटस ने भारत के बारे में भी कुछ वर्णन किया है, पर इस पर उतना विश्वसनीय नहीं किया जा सकता क्योंकि हेरोडोटस कभी भारत नहीं आया था, बल्कि भारत से में जो व्यापारी व्यापार करने आते थे उनसे सुनकर वो अपने पुस्तकों में भारत का विवरण लिखा है। दूसरा एक लेखक विदेशी है मेगास्थानीज। मेगास्थानीज जो है सेल्यूकस निकेटर का राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा और यहाँ की परिस्थिति से अवगत हुआ, यहाँ के संस्कृति से अवगत हुआ, यहाँ के धरोहर, यहाँ के विकास और यहाँ के हर वातावरण से उन्हें अवगत हुआ। तब उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था इंडिका। इंडिका की रचना काफ़ी है, अच्छी तरीके से है, लेकिन आज ये पुस्तक उपलब्ध नहीं है। इंडिका के रूप में जो उन्होंने विवरण दिया, अन्य लेखकों द्वारा उस विवरण को अपने पुस्तकों में प्रकाशित किया है, उसी से हमें कुछ कुछ जानकारी मिलती है।
ये मूल रूप से अप्रभंश है, परंतु इसके उदाहरण अनेक प्रख्यात लेखकों की रचना में आते रहते हैं। तो मेगास्थनीज का इसमें दो चीज आपको याद करना है। पहला तो मेगास्थनीज कहाँ का था, जैसे किसके राजदूत थे, ये आपको याद करना पड़ेगा। दूसरा क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ये रहा। इस तरह का भी प्रश्न आता है कि मेगास्थनीज किसके दरबार में रहते थे, तो चंद्रगुप्त मौर्य के। तीसरे तरह का इसमें प्रश्न आता है कि इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी। तो इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी, तो आपको याद रखना है कि इंडिका इसकी रचना है। इसमें तीन प्रश्न बनते हैं। एक एक बहुत अच्छी किताब है जिसका लेखक का ज्ञात नहीं है, उसे हम अज्ञात लेखक कह सकते हैं। एक अज्ञानी यूनानी लेखक ने ईसवी सन की पहली सदी में भारतीय बंदरगाहों, प्रकृति, स्थिति एवं व्यापार पर प्रकाश डाली और अपनी रचना पेरिप्लस ऑफ द एर्थियन सी, इसका हिंदी अनुवाद है लाल सागर का विवरण, लिखा। इसकी रचना जिन्होंने की उनके बारे में कुछ जानकारी हासिल नहीं है, पर इसमें एक प्रश्न ये बनता है कि पेरिप्लस ऑफ एर्थियन सी कब लिखी गई। ठीक है, तो इसका सीधा सा जवाब है ईसवी सन की पहली सदी में। दूसरा है टॉलमी। टॉलमी एक बहुत प्रख्यात लेखक थे। टॉलमी जो है उनकी लिखी पुस्तक है जियोग्राफी, जो कि 150 ईस्वी के आसपास लिखी गई थी। ये जो जियोग्राफी की पुस्तक है, ये सिर्फ जियोग्राफी की पुस्तक नहीं, इसमें ऐतिहासिक विवरण भी है। जियोग्राफी के पैड पर लिखा गया इसलिए इसका नाम जियोग्राफी है, लेकिन वास्तविकता है कि इसमें बहुत से इतिहास के तथ्य छिपे हुए हैं या सामने हैं। प्राचीन भारतीय भूगोलों एवं वाणिज्य की जानकारी भी इसमें बहुत अच्छी तरह से मिलता है। एक लेखक और हैं एस्टेबो। एस्टेबो के बारे में समझ लीजिए। एस्टेबो ने मेगास्थनीज के विवरण को काल्पनिक माना है। ठीक है, ये तो थे यूनानी लेखक। अब हम कुछ रोमन लेखक के बारे में बात करते हैं। रोमन लेखक जो थे, पहला नाम जो आता है प्लिनी। रोमन लेखक जो प्लिनी थे, इनकी किताब का नाम है नेचुरल हिस्टोरिका। नेचुरल हिस्टोरिका में भारत और इटली के बीच होने वाले व्यापारिक संबंधों की जानकारी देता था। उसमें कौन से मसाले भारत से इटली ले जाया करते थे, कौन सा सामान इटली से भारत के लिए आता था, इस प्रकार का विवरण। वहाँ का करेंसी क्या था, यहाँ का करेंसी क्या था, यहाँ का क्या चीज़ मशहूर था, इसी तरह का विवरण उसमें आता है। अब हम चीनी लेखकों के बारे में बात करते हैं। तो भारत का चीन से संबंध काफ़ी पुराना है, क्योंकि एक सीमा में पड़ता है तो आना जाना लगा ही रहता था प्राचीन काल से। तो चीन पर्यटक भारत में बौद्ध धर्म के अध्ययन तथा बौद्ध तीर्थ के दर्शन करने के लिए बहुत सारे आते थे। हमारे देश से ज़्यादा चीनियों ने भी बौद्ध धर्म को अपनाया और बौद्ध धर्म के प्रति उनकी जिज्ञासा काफ़ी थी। तो बराबर चीनियों लोग भारत आते थे और यहाँ बौद्ध धर्म का अध्ययन करते थे। उनके अध्ययन के कारण ही बहुत सारे विद्वान भी आए। तो इसमें पहला नाम फाहियान है। यह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में भारत आया। उन्होंने फुकोकी की रचना की। फुकोकी क्या है? फुकोकी एक पुस्तक का नाम है। ऐसे बहुत बार प्रश्न में आता है कि फाहियान की रचना क्या है, या फाहियान कौन था, या फुकोकी की रचना किसने की। ठीक है, तो आप इसको कंठस्थ कर ले। ये फाहियान जो है ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया और उसने फुकोकी की रचना की, जिसमें गुप्त काल में भारत के सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक स्थिति पर प्रकाश डाला। वो विद्वान व्यक्ति था, उन्होंने समाज में घूम के पता किया और यहाँ की धार्मिक संस्कृति को अच्छी तरह से समझने का प्रयास किया। इस प्रकार उन्होंने एक पुस्तक के रूप में ढाल दिया और जिससे कि हमारे भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। वैनसोंग। वैनसोंग भी एक लेखक था जो चीनी था। ये इनका और भी नाम है युवान चोंग। वैनसोंग का नाम युवान चोंग है। ये हर्षवर्धन के समय में 629 ईस्वी में भारत आया और यूसीकी की रचना की। इन्होंने अपनी पुस्तक का नाम सी यू की रखा। ठीक है, और हेनसोंग के मित्र वही ली ने हेनसोंग की जीवनी लिखी।
और इसने हर्षवर्धन की राजनीति के साथ साथ धर्म, रीति एवं समाज का वर्णन भी किया। उसके बाद चीनी लेखक थे इति संग। यह 7वीं शताब्दी में भारत आए तथा नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय का वर्णन बड़ा ही विस्तार पूर्वक किया है, बहुत ही विस्तार पूर्वक किया है। हम अब बात करते हैं अरबी लेखकों की। अरबी लेखकों में जो सबसे पहला नाम आता है वो है सुलेमान। सुलेमान जो थे वह 9वीं शताब्दी में भारत आए थे और पाल एवं प्रतिहार शासकों के बारे में लिखा, उनके युद्धों के बारे में लिखा, उनके व्यापार के बारे में लिखा, उनके सामाजिक चेतना के बारे में लिखा। ठीक है, ये अरबी लेखक थे सुलेमान, ये 9वीं शताब्दी में आए थे। अरबी लेखक जो दूसरे थे वो थे अल-बुरूनी। अल-बुरूनी मोहम्मद गजनवी के समकालीन थे। इन्होंने तहकीकात ए हिंद या इस किताब का नाम किताब उल हिंद की रचना की, इसमें भारत के निवासियों की दशा का वर्णन किया गया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये किताब बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी के साथ हमारा अध्ययन समाप्त होता है। अगले वीडियो में जल्दी मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।